डॉक्टर माधुरी जी। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी। संयुक्त अरब अमीरात से क्षेत्रीय कार्यालय एवं उत्कृष्टता केंद्र, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में निदेशक डॉक्टर रामशंकर जी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की हिंदी से प्यार है संस्था के संस्थापक श्री अनूप भार्गव जी। इंग्लैंड के गुरुकुल यूके से हिंदी शिक्षिका इंदु बरोड़ जी। यूएई भारतीय विद्या भवन से हिंदी शिक्षक रवि शुक्ला जी। केन्या के केन्या भारती सेंटर नैरोबी से लेखक, रेडियो प्रस्तोता और आयोजक अभिजीत लेकिन वो गुप्ता तो जी। वो जो भी चाहती है वो कृपया आपको अपने पता है माइक बंद क्या कर लीजिए। कार्यक्रम में बैक भाग खुला लेने हुआ वाले है। प्रतिभागी छात्र छात्राएं सोल्यूशन नहीं निकल कृपया सभी से निवेदन है अपने माइक को म्यूट कर लें। कार्यक्रम कृपया में माइक भाग बंद लेने कर वाले लीजिए। प्रतिभागी छात्र छात्राएं ये इंग्लैंड निकले से किससे डर के विवाह मारे करनानी साहसी, chill create problems for us also कृपया अपने माइक बंद यूएई कर से लीजिए। हेत बी पटेल नहीं आ रहा है पासवर्ड पसीना। तथा केन्या से भाग लेने वाली छात्रा अवनी गुप्ता जी। फेसबुक से जुड़े सभी सम्माननीय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। विश्व हिंदी सचिवालय शिक्षा, तृतीयक शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय मॉरिशस तथा भारतीय उच्चायोग मॉरिशस के तत्वावधान में तथा गुरुकुल यूके इंग्लैंड, भारतीय विद्या भवन अबू धाबी यूएई, केन भारती सेंटर नैरोबी केन्या, क्षेत्रीय कार्यालय एवं उत्कृष्टता केंद्र, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दुबई, इंटेलिजेंस माइंड्स ट्रस्ट भारत और हिंदी से प्यार है अमेरिका के समन्वित सहयोग से आयोजित हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि भाग 21 में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम को आरंभ करते हैं स्वागत भाषण से। मैं विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। आप अपने स्वागत भाषण एवं ज्ञानवर्धक शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। आपका स्वागत है डॉक्टर माधुरी रामधारी जी। मैडम आपका माइक म्यूट माधुरी है जी मैडम। आप म्यूट हैं। अच्छा, जी जी जी, क्षमा करें। ए, अध्यक्ष महोदय अभी जुड़े नहीं हैं। शायद कुछ समय बाद वे जुड़ेंगे, तब उनका हम ससम्मान स्वागत करेंगे। कार्यक्रम के वक्ता एवं प्रतिभागी गण, विश्व हिंदी सचिवालय एवं विभिन्न संस्थाओं के हमारे सभी सहयोगी गण, साहित्य प्रेमियों, आप सबको सादर सप्रेम नमस्ते। साल 2025 में हम प्रवेश कर चुके हैं और जनवरी महीने के इस प्रथम कार्यक्रम के साथ आप सब जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सबको नूतन वर्ष की मंगल कामनाएं देती करती हूँ और नव वर्ष में हिंदी का वैश्विक प्रसार करने का हमारा संकल्प और भी दृढ़ हो जाए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और यह भी कामना है कि हिंदी के उज्जवल भविष्य के लिए हम सब यूं ही कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे, न कभी थकेंगे, न कभी रुकेंगे, पूरी आत्मशक्ति के साथ हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति को बढ़ावा देते रहेंगे और हिंदी साहित्य के प्रति हर आयु वर्ग की अभिरुचि में वृद्धि भी करते रहेंगे। अटूट संकल्प और असीम उमंग के साथ साहित्य के प्रति अभिरुचि कार्यक्रम के 21वें संस्करण में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम के अध्यक्ष भारत के डॉक्टर विजयानंद जी हैं। वे कुछ समय में जुड़ेंगे तो उनका हम पुनः स्वागत करेंगे। इस कार्यक्रम में इंग्लैंड से श्रीमती इंदु बरोट जी, यूएई से रवि शुक्ल जी और केन्या से अभिजीत गुप्ता जी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इंदु बरोट जी से मेरा अभी हाल में परिचय हुआ और जब हमें पता चला कि कोविड काल में उन्होंने किस प्रकार
इंग्लैंड में गुरुकुल यूके की स्थापना की और छोटे बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला आरंभ किया। और अब वे हर आयु वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाती हैं, बहुत ही समर्पण भाव के साथ। उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया और इस कार्यक्रम में वे उपस्थित हुई हैं अपनी छात्रा के साथ, श्रीमती इंदु बरोज जी और उनकी छात्रा दीवा दीवा करनानी शाह जी का मैं स्वागत करती हूँ। साथ में यूएई से हैं युवा शिक्षक रवि शुक्ला जी। कुछ महीने पहले मैंने उन्हें मंच संचालन करते हुए सुना था और इतना मैं प्रभावित हुई थी, मन ही मन में सोच रही थी इस प्रकार का संचालन न कभी पहले मैंने देखा सुना था और शायद भविष्य में भी आशा है किसी के मुख से किसी के द्वारा इस प्रकार का संचालन मैं देख सकूं। लेकिन उनकी योग्यता अलग है, उनकी प्रतिभा और बच्चों को पढ़ाने, उन्हें तैयार करने, उनसे कविता कहलवाने, कहानी सुनवाने की जो प्रतिभा है, उसके प्रति तो मैं नतमस्तक हूँ। और रवि शुक्ल मन ही मन मैंने विचार कर लिया था कि देर सवेर उन्हें इस कार्यक्रम में मैं आमंत्रित करूंगी और आगे चलकर मेरी इच्छा है कि विश्व हिंदी सचिवालय के कुछ कार्यक्रमों का भी वे मंच संचालन करें। आशा है कि साल 2025 में यह कामना भी पूर्ण होगी। रवि शुक्ला जी का मैं हृदय की गहराई से स्वागत करती हूँ। साथ में केन्या से जुड़े हैं हमारे अत्यंत प्रिय, जिन्हें मैं भाई जी कहती हूँ, अभिजीत गुप्ता जी। आप व्यवसाय के क्षेत्र में संलग्न हैं और केन्या में बहुत ही भारी आपका व्यापार व्यवसाय चलता है, परंतु आपका दिल हिंदी से जुड़ा हुआ है और केन भारती जो केंद्र है केन्या में, उसके पदाधिकारी के रूप में आप हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हिंदी लेखन में भी आप अपनी कलम आजमाते रहते हैं और पिछले 2 वर्षों के दौरान हम आभासी कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और इन 2 वर्षों में हर एक अंतराल में केन्या के शिक्षक और विद्यार्थी भाग लेते रहे हैं और मैं बहुत ही गर्व और प्रसन्नता के साथ आप सबके सम्मुख यह बात रखना चाहूंगी कि अब तक केन्या से जितने भी शिक्षक और विद्यार्थी इस मंच पर आए हैं, वे सब भाई अभिजीत गुप्ता जी के प्रयास से ही यहाँ पर पहुंचे। भाई अभिजीत गुप्ता जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज मुझे विशेष प्रसन्नता इस बात की है कि आप केन्या के एक पूर्व साहित्यकार के विषय में हमें बताएंगे और मात्र आप ही ने उनके साहित्य को पढ़ा नहीं है, अपितु युवा पीढ़ी को भी आप उनके साहित्य से जोड़ रहे हैं और आप के ही प्रयास से आज अवनी गुप्ता इस कार्यक्रम से जुड़ पाई है। तो अभिजीत गुप्ता जी को मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। साथ में जब युवाओं को सुनते हैं तो मन अत्यधिक खिल उठता है और भविष्य के लिए हम आश्वस्त हो जाते हैं कि आज हम कुछ कर रहे हैं तो कल ये युवा आगे बढ़ेंगे और जहां भी कार्य रुकता है उस कार्य को भी वे आगे बढ़ाने में प्रयत्नशील रहेंगे। इस दृष्टि से हमारा जो विश्वास है वह विश्वास अडिग है, अटूट है और युवा पीढ़ी पर हम विश्वास नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि हमें हिंदी के भविष्य पर विश्वास नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम हिंदी के भविष्य को संवारना चाह रहे हैं, उसे उज्जवल बनाना चाह रहे हैं, तो बच्चों और युवाओं को साथ लेकर चलना है और इस
दिशा में सभी शिक्षक, सभी जितने भी हमारे संस्थाओं के हिंदी प्रचारक हैं, वे सब एक ही दिशा में चल पड़े हैं और इसी दिशा में हम कदम से कदम मिलाते हुए हिंदी को उन्नत करेंगे, उसका वैश्विक प्रसार करते रहेंगे। इस आशा के साथ इस मंच पर जुड़े हमारे सभी प्रिय वंदना मुकेश जी बहुत ही व्यस्त रहती हैं, परंतु आज उन्हें देखकर मैं बहुत उत्साहित हूँ। आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। रितु दीदी तो पल पल साथ रहती हैं अब, तो उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। डॉक्टर महादेव कोलर जी जब भी नहीं जुड़ पाते हैं मुझे अवश्य मैसेज भेजते हैं कि आज किसी व्यस्तता के कारण जुड़ नहीं पाएंगे, लेकिन आज वे जुड़े हैं। 4 जनवरी की तिथि है। साल की शुरुआत में इस कार्यक्रम के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सबका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी ने स्वागत भाषण में कितने बेहतर ढंग से कार्यक्रम की महत्ता को बताया तथा कार्यक्रम के अध्यक्ष, वक्ता तथा छात्र प्रतिभागियों का खुले दिल से स्वागत किया। इसके लिए महासचिव जी को कोटि से धन्यवाद। सभी वक्ता तथा छात्र प्रतिभागियों से विनम्र निवेदन है कि कृपया निर्धारित समय सीमा का ध्यान रखते हुए अपनी प्रस्तुति दें। आइए आज के कार्यक्रम की पहली छात्रा दीबा करनानी साहा जी को सुनते हैं, जो इंग्लैंड से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप गुरुकुल यूके इंग्लैंड की प्रतिभाशाली छात्रा हैं। आप छोटे बच्चों को कहानियों के माध्यम से लिखने और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करती हैं। आपने 8 साल की आयु में अपनी पहली पुस्तक द मिस्टीरियस आइसलैंड प्रकाशित की। आपको हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एम्पायरिंग इंडियन वुमेन द्वारा स्पेशल मेंशन ब्राइट आर्टिस्ट की श्रेणी में सी एम्पायर्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। आपका स्वागत है दीबा करनानी साहा जी। नमस्ते। मेरा नाम दीवा है। मैं 14 साल की हूँ और मैं एक ऑथर हूँ और पिछले आई थिंक 5 साल के लिए मैं इंदु जी से हिंदी सीख रही हूँ और क्योंकि मैं बुक्स को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो इंदु जी ने मेरे को बहुत सारे हिंदी कविता और पोएम बहुत दिखाए हैं और आज मैं एक मेरा सबसे फेवरेट पोएम मैं आप आज को I'm going to recite it today. ये पोएम सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी है और उसका नाम खिलौने वाला है। मचल मचल कर चलते बच्चे, कान पकड़ कर गिरते बच्चे, मुंह से कूद कर पर करते बच्चे, चुपके से फिर हंसते बच्चे। आंखों में चंचलाते कितने, हाथों में कुमलाते कितने, है सब धुन के पक्के लेकिन स्नेह और ममता के सच्चे। थैंक यू। क्योंकि मैं एक ऑथर हूँ और मैं बहुत सारे कविते लिखते हूँ, लेकिन सब इंग्लिश में है क्योंकि मेरा हिंदी बहुत अच्छे नहीं है। तो इंदु जी मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं कि मैं कविते हिंदी में लिखूँ और पिछले हफ्ते मैं और इंदु जी साथ के मिलके हम लोग ने एक छोटा सा पोएम लिखी है, नए साल के है, तो I'll recite that to you today. नया साल नया उमंग, सपनों के संग मधुर तरंग, नए दिशाएं नए सफर, हर मंजिल पे हो नई असर, दुख कैसे दूर हो जाए, हर दिल में उम्मीदें जाए, हर शान नया
हर पल कास, जीवन में हो खुशियाँ का वास। थैंक यू। बहुत बढ़िया। आपने हमें बताया कि आपको हिंदी पुस्तक पढ़ना बहुत पसंद है। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान के खिलौने वाला पुस्तक का वाचन किया। आपका हिंदी सीखने का प्रयास बहुत ही सराहनीय है। इंग्लैंड से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दिबा करनानी शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली प्रस्तुति हेतवी पटेल द्वारा होगी, जो यूएई से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप भारतीय विद्या भवन अबू धाबी यूएई में कक्षा 10 की छात्रा हैं। प्रस्तुति के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है। आपका स्वागत है हेतवी पटेल जी। इस सम्मानित आभासी पटल पर उपस्थित समस्त आदरणीय मान्यवरों को मेरा सादर प्रणाम। मैं भारतीय विद्या भवन अबू धाबी की कक्षा 10 की छात्रा हेतवी पटेल हूँ। साहित्य केवल शब्दों का संग्रह नहीं, यह एक ऐसा दर्पण है जिसमें समाज, विचार और आत्मा के प्रतिबिंब साफ दिखाई देते हैं। कभी कभी कुछ कहानियां केवल कहानियां नहीं होती, वे जीवन का सार, अस्तित्व का दर्शन और मानवीय संवेदनाओं का निचोड़ होती हैं। यही भावनाएं और संवेदनाएं हमारे स्पर्श पाठ्य पुस्तक के साहित्य में झलकती हैं, जो हमें शिक्षा के साथ साथ हमारे विचारों को परिपक्व करते हुए जीवन के गहरे अर्थों को समझने की दिशा प्रदान करती है। मुझे हमेशा से ऐसी कहानी कविताएं अत्यंत प्रिय रही हैं, जो न केवल मेरे जीवन के प्रति दृष्टिकोण को नया आयाम देती हैं, बल्कि समाज की बढ़ती समस्याओं पर विचार करने हेतु मुझे प्रेरित भी करती हैं। ऐसी रचनाएं न केवल मेरे भीतर विचारों का एक नया प्रवाह उत्पन्न करती है, बल्कि मुझे यह एहसास भी कराती है कि साहित्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि ये समाज में बदलाव लाने का सबसे सशक्त उपकरण है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित मनुष्यता कविता एवं निदा फाजली द्वारा लिखित अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले ऐसे ही दो पाठ है, जिसने मेरा मानवता, सहानुभूति और करुणा के मूल्यों के प्रति दृष्टिकोण ही बदल दिया। ये दो पाठ साहित्य के उन रचनाओं में से हैं जो आपके हृदय को छू जाते हैं और आपके हृदय में उनकी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। मनुष्यता कविता में कवि उन गुणों का उल्लेख करते हैं जो एक व्यक्ति को उनकी मृत्यु के बाद भी इस संसार में अमर बना देती है। वे बताते हैं कि मनुष्य वो नहीं होता जो केवल अपने और अपनों के सुख दुख का सोचे, बल्कि वास्तव में सच्चा मनुष्य वही होता है जो इस असीम संसार में अखंड आत्म भाव का संचार करे, अपने से बढ़कर दूसरों के हिताहित का ख्याल करे और निस्वार्थ भाव से परोपकार करे। यह कविता इस विचार का संचार करती है कि जाति, धर्म या पहचान से परे सबसे बड़ा धर्म मानवता है। आज हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे छोटे छोटे परोपकारी कार्य न केवल किसी की जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि हमें भी सच्ची खुशी का अनुभव करवा सकते हैं। जहां मनुष्यता कविता सच्चा मनुष्य बनने की प्रेरणा देती है, वही अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले गद्य रचना में लेखक वर्तमान समाज की कठोर सच्चाई को उजागर करते हैं। इसमें लेखक ने उन दिनों का जिक्र किया है जब लोग दूसरों के दुख दर्द को अपना समझते थे, किंतु वे कहते हैं कि आज के युग में आदमी नाम के कुदरत के सबसे अजीम करिश्मे ने ही पूरी धरती को अपनी जागीर बना लिया है और अन्य तमाम जीवधारियों को दरबदर कर दिया है। और तो और यही स्वार्थ के चलते अब वह स्वयं अपनी ही जात को बेदखल कर उससे सब कुछ छीनने में बिल्कुल नहीं कतराता। वह यह भूल जाता है कि धरती किसी एक की नहीं है, इसमें पंछी, पशु, नदी, पर्वत, मानव, समंदर आदि सब की बराबर हिस्सेदारी है। पहले जो पूरा संसार एक परिवार के समान था, वह अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। यह पाठ हमें आज के दौर में बढ़ती असंवेदनशीलता और मानवीयता के घटते अस्तित्व से अवगत करवाता है। लोगों के लिए अब किसी अन्य की दुख पीड़ा कोई मायने नहीं रखती। हम सभी ने ऐसे कई सड़क हादसों के विषय में सुना ही होगा
जहां आसपास से गुजरते हुए लोग घायल एवं पीड़ित व्यक्ति को बचाने के बजाय उस हादसे की वीडियो बना रहे होते हैं। ऐसी घटनाएं हमें झकझोर कर ये सवाल पूछने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या हम इतने संवेदनहीन और उदासीन हो गए हैं कि जिंदगी मौत से जूझते व्यक्ति को बचाने से अधिक हम सोशल फॉलोअर्स को बढ़ाने हेतु चिंतित रहते हैं। क्या होगा जब आज के दौर में जो बची कुची इंसानियत है वो भी खत्म हो जाएगी? क्या ये दुनिया जीने लायक भी बचेगी? इस जगत में सर्व प्राण हेतु आवश्यक मनुष्यता के अस्तित्व की जिम्मेदारी अब हमारे ही हाथों में है। मुझे यह विश्वास है कि आज का यह साहित्य मेरे कल की बुनियाद को मजबूत कर मुझ में संस्कार, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी का भाव को जागृत करेगा। मैं दानवीर कर्म और दधीची सा महान तो नहीं बन पाऊंगी, लेकिन इतना जरूर कर सकने में सक्षम बनूंगी कि अपने आप को संतुष्ट कर सकूं। इस पटल को उपलब्ध करवाने हेतु विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस और आदरणीय डॉक्टर माधुरी महोदया का मैं आभार व्यक्त करती हूँ और अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छे। आपने साहित्य की परिभाषा, उसकी विशेषता को इतने सुंदर ढंग से हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके लिए यूएई से हेतवी पटेल जी की जो प्रस्तुति है बहुत ही सराहनीय रही। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली प्रस्तुति के लिए आ रही हैं केन्या से अवनी गुप्ता जी। आप केन भारती सेंटर नैरोबी केन्या में कक्षा 9 की मेधावी छात्रा हैं। आपको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। आप फ्रेंच, हिंदी तथा अंग्रेजी 3 भाषाएं जानती हैं तथा साथ ही एक अच्छी वक्ता भी हैं। प्रस्तुति के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है। आपका स्वागत है अवनी गुप्ता जी। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं अवनी गुप्ता नैरोबी केन्या से आज इस मंच पर उपस्थित होकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय अभिजीत सर को, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। वह नैरोबी में केन भारती के चेयरमैन हैं। इन्होंने ही मुझे डॉक्टर साधना सिन्हा जी, जो केन्या की एक प्रसिद्ध लेखिका है, उनके साहित्य को जानने और पढ़ने का सौभाग्य प्रदान किया। मैं कई वर्षों से नैरोबी में हूँ, लेकिन कभी मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। मेरी उत्सुकता हुई कि मैं उनका साहित्य पढ़ूं। उनके साहित्य को जानने में मेरी माताजी का भी विशेष योगदान रहा। मेरी माताजी श्रीमती नवनिधि गुप्ता स्वयं भी एक कवयित्री हैं और इसलिए मेरी रुचि भी हिंदी साहित्य में है। मैंने डॉक्टर साधना सिन्हा जी की कई कविताएं पढ़ी हैं, जिनमें से एक कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। यह कविता बहुत ही प्रेरणादायक है और मन को छूने वाली है। इस कविता का शीर्षक है काश। काश कितना अच्छा होता पैसों का व्यापार कौड़ियों से होता। पैसों का व्यापार कौड़ियों से होता। सागर जितना देता लेते उतना। छपता न लालच न बढ़ता भ्रष्ट व्यापार। विनिमय वस्तुओं का होता। जिसकी जितनी जरूरत होती वही उसके पास होता। जितनी जिसकी जरूरत होती वही उसके पास होता। ना बैंक ना तिजोरी, ना बैंक ना तिजोरी, ना ही चोरी बलजोरी। निडर चांदनी रात में सोते बेधड़क सड़कों पर पेड़ों की छाव में बैठते तोड़ते आम अमरूद। खुद खाते औरों को भी बांटते। खुद खाते औरों को भी बांटते। कितना अच्छा होता भावनाओं से सारा व्यापार चलता। कितना अच्छा होता भावनाओं से सारा व्यापार चलता। तो ये तो थी उनकी कविता। साथ ही उनकी लिखी हुई कहानी संग्रह मक्कड़ जाल से ली गई एक कहानी के बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूंगी। यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। इस कहानी का शीर्षक है तितली। यह कहानी एक छोटी सी लड़की के बारे में है, जिसको तितलियों से खेलना बहुत पसंद है।
वो भी चाहती है कि मानव देह भी तितलियों की तरह रंग बिरंगा हो, लेकिन उसे क्या मालूम था कि तितली का बहुरंगीनपन मनुष्य के लिए कितना बड़ा अभिशाप है। एक दिन उसकी माँ ने उसकी पीठ पर एक सफेद दाग देखा और सहम गई, और उसके पिताजी भी चिंतित हुए। उन्होंने कहा, हमारी बेटी खूब पढ़ेगी और डॉक्टर बनेगी। उसने अपनी माँ से कहा, तितली ने मुझे रंग दे दिया। वो नहीं जानती थी कि ये एक बहुत बड़ा अभिशाप था। फिर सभी रिश्तेदारों और आत्मीयों ने सलाह दी कि ये दाग कैसे मिट सकता है। उस लड़की को लगने लगा कि मैं जो भी हूँ केवल एक दाग हूँ, अस्तित्व विहीन। माँ दुखी थी क्योंकि उसकी शादी नहीं हो पाई। पढ़ लिखकर वह डॉक्टर बनी, पर उस दाग के कारण वह दुखी थी। उसकी अम्मा की मृत्यु के बाद जब भी वह दीवार से गिरी किसी पपड़ी को देखती तो उसे अपनी माँ की याद आती। यह कहानी बहुत ही मार्मिक है, और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि तन की सुंदरता कोई मायने नहीं देती, मन का सुंदर होना आवश्यक है। ऐसे ही डॉक्टर साधना सिन्हा जी की अन्य बहुत सी कहानियों ने मुझे बहुत प्रेरणा दी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। आपने साधना सक्सेना जी की कविता काश का इतने अच्छे ढंग से वाचन किया तथा उनकी कहानी का भी आपने वाचन किया। केन्या से अवनी गुप्ता जी ने हम सभी से हिंदी में अपनी बात रखी तथा सुंदर ढंग से अपनी प्रस्तुति दी, इसके लिए उन्हें हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वक्तव्य के लिए हम इंदु बरोट जी को आमंत्रित करते हैं, जो इंग्लैंड से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप गुरुकुल यूके इंग्लैंड में हिंदी शिक्षिका के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आपने हिंदी, संस्कृत तथा कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर तथा संस्कृत में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। वर्तमान में आप कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में हिंदी और संस्कृत भाषाओं में मूल्यांकन विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हैं तथा लंदन से प्रकाशित पत्रिका पुरुबाई के संपादक के रूप में कार्य कर रही हैं। आप गुरुकुल यूके संस्था का संचालन कर रही हैं, जिसमें 100 से 150 बच्चों को भारतीय भाषाएं तथा संस्कृति सिखाई जाती है। आपकी रचना ख्याति प्राप्त पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। आपको कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से भी सम्मानित किया जा चुका है। वक्तव्य के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है। आपका स्वागत है, इंदु बरोट जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी आपका, और मंच पर उपस्थित सभी विद्वतजनों को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ माधुरी जी का कि उन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया। आज का विषय बहुत ही आवश्यक है बच्चों के लिए कि किस तरह हम बच्चों को साहित्य से जोड़ें, क्योंकि बच्चे जो है अलग अलग देशों में रहते हैं, उनकी जो भाषा है वो इंग्लिश है या फिर उर्दू है या नेपाली, जो भी अलग अलग है, तो उनकी सेकंड लैंग्वेज हो जाती है हिंदी। तो उनको किस तरह, जब बोलना ही नहीं सीख पाते तो वो साहित्य से कैसे जोड़ पाएंगे। तो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम उनको हिंदी भाषा के साथ साथ साहित्य से भी जोड़कर रखें, उनको तरह तरह की कहानियां सुनाएं। तो कहानियों के माध्यम से हम उनको साहित्य से जोड़ सकते हैं। जैसे पंचतंत्र की कहानियां हो गई, अकबर बीरबल की कहानियां हो गई, और बहुत सी जातक कथाएं हैं जो उनको सुनाते रहते हैं क्लास के बाद में, और उनसे उनको जो नैतिक शिक्षा है, हमारे जो फैमिली वैल्यू है, उनके बारे में उनको बताते हैं, जिससे वो उसके साथ कंपेयर करके हम आगे बढ़ सकते हैं। और उनको जो चित्र वाली किताबें हैं वो अवेलेबल करवाएं। चित्रात्मक किताब बच्चों को साहित्य में रुचि पैदा कर सकती है। जो बहुत सारी किताबें आई हुई हैं अभी, चित्रकथा, और जो छोटी छोटी है चाचा चौधरी जो पुराने जमाने में चलती थी, वो अभी भी हम बच्चों को दिखाकर बता सकते हैं, जिससे बच्चा जो क्रियाएं हैं जो छोटी छोटी हैं कि मैं जाती हूँ, तो बच्चा जा रहा है तो उससे पता चलेगा कि ये वर्तमान काल का है, भविष्य काल का है। उससे बच्चे बहुत जल्दी बोलना सीख पाएंगे कि ये बच्चा क्या कर रहा है। और हम
एक है नाट्य प्रस्तुतियों का आयोजन कर सकते हैं। जब क्लास लेते हैं तो छोटे-छोटे जो नुक्कड़ नाटक होते हैं, उनके बारे में उनको बताएँ कि किस तरह से नुक्कड़ नाटक करते हैं या किस तरह से हिंदी भाषा का या दिवाली का, होली का छोटे-छोटे मंच पर नाटक करेंगे, जिससे बच्चों में कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और वो हिंदी के लिए आगे बढ़ सकेंगे। हर महीने या जैसे पुराने ज़माने में या हमारे टाइम में बाल सभा होती थी और मैं भी मेरे जो क्लासेस हैं उनमें बाल सभा करती हूँ छोटी-छोटी, जिससे बच्चे अपना जो कला है वो उन बच्चों की कला उभर कर सामने आती है। वो कविताएँ सुनाते हैं, राइमिंग वर्ड छोटे-छोटे कि आज एक शब्द दे दिया कि इस पर आज हमें कविता बनानी है, तो बच्चे 5 लाइन लिखेंगे तो उनमें साहित्य में रुचि पैदा होगी कि किस तरह से हमें आगे लिख पाना है राइमिंग वर्ड से। इंग्लिश में बनाते हैं, हमारे दीवा है, इन्होंने 3-4 पुस्तक इनकी प्रकाशित हो चुकी है अभी तक इंग्लिश में, लेकिन ये प्रयास कर रही हैं कि अब इनकी हिंदी में प्रकाशित हो। तो छोटी कहानियाँ लिखती हैं ये, कविताएँ लिखती हैं, बहुत छोटी-छोटी। अभी मेरी एक 8 साल की बच्ची है, उसने एक छोटी-सी कविता है, मैं माधुरी जी के साथ उसका वीडियो शेयर कर चुकी हूँ कि हिंदी क्या है, किस तरह से बोलनी चाहिए। तो वो अपने भाव प्रदर्शित कर रही है कि मीठी है हिंदी और बहुत क्लिष्ट है या भाषा सरल है, किस तरह हमें बोलनी चाहिए। तो उससे क्या है बच्चों का लगाव पता चलता है कि ये आगे किस तरह कर पाएँगे। एक बच्चों को पुस्तकालय से ज़रूर जोड़ना चाहिए। उनके घर में इंग्लिश के साथ-साथ हिंदी की किताबें बहुत ज़रूरी हैं, जिससे वो साहित्य से जुड़ पाएँगे। क्योंकि आज की जनरेशन नहीं जानती कि कौन सुभद्रा कुमारी चौहान है, कौन सुमित्रा नंदन पंत है। तो इनके बारे में छोटा-छोटा इंट्रोडक्शन देके एक पुस्तक ज़रूर होनी चाहिए, जिससे ये जान सके कि हमारे भारत के साहित्यकार कौन हैं। इनकी छोटी-छोटी कविताएँ हैं, वो सिखानी चाहिए। और कहानी लेखन प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता ये ज़रूर शुरू करनी चाहिए जिससे बच्चे अपने विचार लिख सकें कि वो क्या चाह रहे हैं। जैसे संकेत जो है छोटा-सा एक चित्र दे सकते हैं हम, उसके ऊपर एक कहानी लिखनी है या फिर उसके ऊपर कोई कविता लिखनी है। और साहित्यिक खेल शुरू कर सकते हैं छोटे-छोटे कि किस तरह से एक कुछ दिखा दिया और कि ये क्या चीज़ है या फिर हम किसी भी जैसे हरिवंश राय बच्चन है उनका पोस्टर दिखा के बता सकते हैं कि इनके बारे में आपको कुछ बताना है या 5 लाइनें बोलनी है। तो ये सब बाल सभा के अंतर्गत हम छोटे-छोटे कार्यक्रम करके साहित्य में बच्चों के प्रति रुचि प्रदान कर सकते हैं। एक लोक कथाओं से भी परिचय करवा सकते हैं कि हम जहाँ रहते हैं, वहाँ की जो लोक कथाएँ हैं, उनको हम हिंदी में अनुवाद करें। बच्चे ढूँढ के लाएँगे और उसको लोक कथा को हिंदी में अनुवाद करेंगे, जिससे उनके जैसे दादी-नानी की कहानियाँ हैं, जो बच्चों को किताबों के लिए पढ़ने में दे सकते हैं। और फिर एक कहानी कंप्लीट होने के बाद में उनसे पूछ सकते हैं कि आगे इसका क्वेश्चन क्या होगा, उत्तर क्या है इसका? तो वो बच्चों में कहानी के प्रति भी रुचि पैदा होगी, वो जान पाएँगे कि हम इस कहानी में क्या हो रहा है। और प्रेरणादायक साहित्यकार जैसे मैंने बताया कि हम छोटे-छोटे जो पिक्चर है वो दिखा सकते हैं और बच्चों को उनके बारे में बता सकते हैं। जैसे प्रेमचंद, रवींद्रनाथ टैगोर और भी बहुत सारे कलाकार साहित्यकार हैं, उन सब के बारे में। और सबसे बड़ा है बच्चों को मोटिवेशन। वो मोटिवेशन हमें भी चाहिए और बच्चों को भी चाहिए कि जिस तरह जब बच्चा बहुत अच्छा करता है, तो उसको पढ़ने के लिए और सिखाने के लिए हम पुरस्कृत करें और पुरस्कृत के लिए कोई गिफ्ट वाउचर कुछ नहीं, उन बच्चों को हिंदी की ही किताब दें। जैसे चंदा मामा की पुस्तक हो गई छोटी-सी या फिर अमर चित्र कथाएँ हो गई, तो हम जब उनको पुरस्कार में वो पुस्तक देंगे, तो वो आगे जाके उसको और पढ़ेंगे, जिससे वो उसका और विस्तार होगा हिंदी का। तो मेरा कहना यही है कि बच्चों में साहित्यिक जो है उसकी अभिरुचि को किस तरह पैदा कर सकते हैं, साहित्य से हम उसको कैसे जोड़ सकते हैं, ये हमारा मेन उद्देश्य है। क्योंकि बच्चा हिंदी तो बोल लेगा, सिंपल लैंग्वेज तो बोल लेगा, लेकिन वो साहित्य से कैसे जुड़ेगा? तो जब अगर वो हिंदी बोलना सीख गया, तो उसको साहित्य की तरफ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। बस मैं यही कह के मेरी वाणी को विराम देना चाहूँगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने कितने सुंदर ढंग से बताया कि बच्चों को हिंदी साहित्य कैसे सिखाया जा सकता है। इस सूचना परक वक्तव्य के लिए इंग्लैंड से इंदु बरोड़ जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अगले वक्तव्य के लिए हम रवि शुक्ला जी को आमंत्रित करते हैं।
जो यूएई से हमारे साथ जुड़े हैं। आप भारतीय विद्या भवन अबू धाबी यूएई में हिंदी शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वक्तव्य के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है। आपका स्वागत है रवि शुक्ला जी। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम के संचालक महोदय। सबसे पहले विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस का कोटिशा आभार और धन्यवाद कि इस अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने विचार रखने का सुअवसर प्रदान किया। आदरणीय डॉक्टर माधुरी जी और डॉक्टर आरती लोकेश जी, जिनके माध्यम से डॉक्टर माधुरी जी का परिचय हुआ और आज यहाँ बैठकर आप सभी के बीच अपने विचार रखने का मौका मिल रहा है, मैं आप दोनों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस सभा में उपस्थित समस्त सम्मानित व्यक्तियों तक अपना प्रणाम प्रेषित करता हूं और सीधे सीधे विषय पर आता हूं। जैसा कि अभी इंदु मैम ने बहुत सारी वो बातें बता दी जो शायद मेरे वक्तव्य में आने वाली थी, और मैं पूरी कोशिश करूं कि उसकी पुनरावृत्ति ना हो। सबसे पहले तो जब आप संयुक्त अरब अमीरात में हिंदी के अध्यापन की बात सोचते हैं तो अपने आप में एक गौरव का विषय है, लेकिन साथ में इसकी अपनी चुनौतियां भी हैं। जब आप भारत से चलते हैं तो आपके विचारों में हिंदीयता और भारतीयता ये आगे हिलोरे ले रहे होते हैं, तो विचार कौंध रहा होता है कि आखिर कैसे आप यहाँ पर भारत से आकर के या दुनिया के अन्य देश में भारत से जाकर के एक हिंदी भाषा को न सिर्फ परोसेंगे बल्कि उसके साथ में विद्यार्थियों को जोड़ेंगे। जैसे भारत के भीतर में अपनी राज्य के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर चुनौतियां हैं, ठीक उसी तरह यूएई में है। आपने सुना होगा कि भारत में 4 कोस पर वाणी बदले, 4 कोस पर जब आप जैसे ही 4 किलोमीटर जाते हैं तो सारी चीजें बदल जाती है, वाणी और पानी। यहां पर बेंच टू बेंच राज्य भी बदल जाता है, देश भी बदल जाता है, भाषा भी बदल जाती है, संस्कृति भी बदल जाती है। अब ऐसे में आप सीबीएसई के द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तक हाथ में उठाएं तो सबसे पहली आवश्यकता कि उसके बीच विद्यार्थियों के स्तर को समझें। भाषा शिक्षण अपने आप में कठिन कार्य है या नहीं, ये शिक्षक की अपनी कला पर निर्भर करता है, विशेष रूप से तब जब आपकी भाषा आपकी माँ की भाषा से अलग अलग होती है। और संयुक्त अरब अमीरात जहां सभी की भाषाएं भारत के अन्य राज्यों से आए हुए अलग अलग विद्यार्थियों की हैं, तो ऐसे में यकीनन हिंदी शिक्षण के प्रति विद्यार्थियों में साहित्य की रुचि पैदा करना एक बड़ी चुनौती वाला कार्य है। सबसे पहले जब आप विद्यार्थियों के बीच जाएं तो मैम ने कहा जिस तरह से इंदु जी ने कि हम साहित्य और भाषा, इन दो शब्दों के बीच विद्यार्थियों की जब बात करते हैं तो सबसे पहले आता है परीक्षा का डर, और उस परीक्षा में अंक का डर। अब ये जो अंक हैं, हमारे बाजार ने अंकों को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया कि बच्चा किताब उठाता है यार, कि अंक म्यूट ही नहीं हो प्राप्त, रहा है। और जैसे ही वो अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ना शुरू करता है तो माफ कीजिए, वो भाषा सीखता नहीं है, भाषा को अपने ऊपर लादना शुरू कर देता है, जिसमें जब पुस्तक, कहानी, कविता, नाटक, लेखन और व्याकरण से सम्मिलित हो तो शिक्षक की अपनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। कहानी, कविता, नाटक, व्याकरण और लेखन जब तक व्यावहारिकता के साथ में नहीं जोड़ा जाएगा, मुझे ये लगता है कि विद्यार्थियों तक एक शिक्षक पहुंच नहीं पाएगा। और आज की तारीख में मैं आप सभी तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि जहां विद्यार्थी, जैसे मैं संयुक्त अरब अमीरात की यदि बात करूं तो मात्र 35 से 40 मिनट 24 घंटों में से वो हिंदी पढ़ रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, शायद बोल बहुत कम रहा है। तो क्या उन 24 घंटों में अपने मित्रों से, अभिभावकों से, अपने आसपास के लोगों में वो हिंदी यदि अधिकाधिक प्रयोग करने लगे तो उसके अंकों का डर शायद निकल जाएगा
और वह भाषा को सीखना शुरू कर देगा, नीरसता से सरसता की ओर। जिस दिन शिक्षक इस कला को सीख जाता है, मुझे लगता है कि उस दिन हम बोलने पढ़ने का माहौल तैयार करना शुरू कर देते हैं। डर को जिज्ञासा में परिवर्तित करने के लिए हमने कुछ चीजें निकाल के रखी हैं, जो आपके साथ में यकीनन साझा करना आज की इस सभा की प्राथमिक जिम्मेदारी है। बच्चा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उसकी अपनी चुनौतियां बढ़ रही हैं, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा, जैसा मैम ने भी, इंदु जी ने बहुत सारी बातें वो कही बाल सभा के बारे में, उसके अपने पढ़ने के लिए साहित्य कितना उपलब्ध है। तो हमने एक छोटा प्रयोग किया। हमारे यहाँ पर एक शिक्षिका है, डॉक्टर गीता, वो एक नया प्रयोग लेकर के आती हैं कि मेरा व्यक्तिगत शब्दकोश होना चाहिए। अब विद्यार्थी के पास में अपना एक व्यक्तिगत शब्दकोश का अर्थ क्या है, उसने दिन में 5 शब्द सीखे, 3 शब्द सीखे, उसे उसने लिख लिया, उससे वाक्य बनाए और उन वाक्यों को दिन में कई बार प्रयोग कर रहा है। मैंने एक नया प्रयोग किया कि मैं और मेरी कहानियां, छोटी छोटी कहानियों को आप लेकर के बच्चों के बीच जाइए, उनमें से पसंदीदा पात्र निकालिए। हिंदी दिवस जैसे तमाम जो त्योहार आते हैं, इनमें आप रेडियो की वार्ताएं करवाइए। टीवी और फिल्म का मीडियम इतना मजबूत माध्यम है कि हम शिक्षा को, भाषा को, साहित्य को बहुत आसान बना सकते हैं। कैसे? कक्षा 9 में एक पाठ है, अतिथि तुम कब जाओगे। बस आप उस फिल्म को लेकर आइए जिसमें अजय देवगन की वह अभिनय के द्वारा इस फिल्म को बहुत अच्छे सरल शब्दों में बताया गया है। बड़े भाई साहब जैसे पाठ पर, जो बच्चों को बहुत बोझिल होता है, दूरदर्शन की पूरी श्रृंखला है। कहां? दूरदर्शन के अपने YouTube चैनल पर। करना क्या है? शिक्षकों को थोड़ा सा रिसर्च, शोध करने की आवश्यकता है। मैं आदरणीय माधुरी जी को के माध्यम से ये आप सभी के बीच में रखना चाहता हूं कि शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व क्या लेकर जा रहा है, वो बच्चे की रुचि को स्पष्ट करता है, रुचि को पैदा करता है, रुचि को तय करता है। क्या लेकर के जाए? तो यदि आप कबीर पढ़ा रहे हैं तो कबीर की प्रेम कहानी लेकर जाइए, कबीर का विद्रोह लेकर के जाइए, कबीर की चिंता लेकर के जाइए, प्रेमचंद के समय की चिंताओं के साथ प्रेमचंद को परोसिए, महादेवी वर्मा के अपने जीवन की घटनाओं से जोड़िए। मैं दावे के साथ कहता हूं, विद्यार्थी आपके साथ जुड़ना शुरू करेगा। लेकिन ये हो गई बड़ी कक्षाओं की बात, पर छोटी कक्षाओं में क्या करें, ये सवाल सबके सामने आता है। अब बच्चा जो है मेरे पास, आपके पास, सबके पास, सर 35 से 40 मिनट से अधिक नहीं है एक कक्षा में। लेकिन अभिभावक की जिम्मेदारी और शिक्षक की साझा जिम्मेदारी को यदि हम दोनों तय कर लें, तो देखिए कि उसने दिन भर में क्या किया। अभिभावक ने बोला 5 वाक्य लिखो। कक्षा तीसरी से आप शुरू कर सकते हैं, कक्षा 5वीं से शुरू कर सकते हैं। यदि विद्यालय में कोई आवेदन पत्र देना है छुट्टी के लिए, किसी अन्य विषय के लिए, कोशिश करें एक बार हिंदी में हो, एक बार अंग्रेजी में हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी दूसरी भाषा को आप महत्व ना दें, लेकिन जो व्यावहारिकता के आधार पर है, यदि आप एक अभिभावक हैं और आप कोई व्हाट्सएप पर शुभकामना भेजना चाहते हैं, तो आप उस शुभकामना में अपने बच्चे को बोलिए तुम मुझे लिख करके दो। बच्चा रुचि के साथ लिखेगा। तो छोटे छोटे प्रयोग यदि अभिभावक और विद्यालय के बीच में होने लगे, तो आप दावे के साथ में इस बात को अपने मानस पटल पर बिठा लीजिए कि बच्चा भाषा तो सीखेगा, उसकी व्यावहारिकता भी समझेगा। अब मेरे पास का विद्यार्थी कई बार ये कहता है, सर हिंदी को हम कहां इस्तेमाल करेंगे, 10वीं के बाद ये छूट जाएगी। लेकिन आप भारत के किसी गांव में जाकर के, भारत के बाहर किसी राज्य देश में जाकर के जब एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, तो कितना आकाश खुलता है। ये एक शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो बताए। कविता कहानी को, या कवि की पीड़ा को, खुशी को, आश्चर्य को, चिंता को आपको विद्यार्थियों के सामने ऐसे परोसना है कि विद्यार्थी उसमें रुचि लेने लगे। सर हमने छोटे छोटे प्रयोग किए हैं,
मैं विश्व हिंदी सचिवालय के इस पटल पर भारतीय विद्या भवन की तरफ से वो प्रयोग रखना चाहता हूं। हमने एक टॉक शो करवाना शुरू किया। सर, विद्यार्थी अहिंदी भाषी हो या हिंदी भाषी हो, हिंदी में अपने प्रश्न बना के लाता है और वो सम्मानित सुरेश प्रभु से लेकर के वो अभी जो हमारे अतिथि आकर के गए आईपीएस वेंकटेशम जी तक कुल 15 एपिसोड में हिंदी में बहुत अच्छे से प्रश्न पूछने की कला जान गया। वो जो संचालन साल भर के कार्यक्रमों में विद्यार्थी करता है, मुझे लगता है कि वो भाषा सीख रहा है। हमने एक नया प्रयोग किया कि विद्यालय के भीतर में विद्यार्थियों में नेतृत्व की कला भी निर्माण हो, तो वो भाषा शायद अच्छे से सीखेगा। हमने अपनी काउंसिल बना दी, तो विद्यार्थी परिषद का निर्माण उन्हें एक वो अपने आप में गौरव का पल देता है कि हाँ, यहाँ बैच लगा हुआ है और मैं कुछ हूं। मुझे लगता है कि जब जिम्मेदारी का भाव आता है तो सीखने की जिज्ञासा का भाव अधिक बन जाता है। फिर हमने तीसरा प्रयोग किया। हमारी अपनी एक पत्रिका निकलती है, आदरणीय आरती जी तक वो पत्रिका पहुंची है, माधुरी जी तक हम पहुंचाने वाले हैं। उसका संपादन हेतवी पटेल, जिसने आपके सामने अपनी बात रखी, वो स्वयं करती है। सर, 140 पन्नों की उस पत्रिका में विद्यार्थी लेख लिखते हैं, टूटे फूटे हिंदी के शब्दों में। हमें सब स्वीकार है, सिर्फ शर्त यह है कि आप लिखिए। तो कई ऐसे प्रयोग हैं जिन प्रयोगों के माध्यम से, पर ये एक तरफा नहीं होनी चाहिए, ये साझा जिम्मेदारी है माता पिता, अभिभावक और शिक्षक की। तो शिक्षक वो महत्वपूर्ण पहलू है जो गलती की सजा को एक ऐसे रोचक ढंग में परोस दे जिसे आप भाषा और साहित्य को सीखने के लिए प्रयोग करना चाहते हैं। समय की मर्यादा का पूरा ध्यान रखते हुए मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपके बीच रखना चाहता हूं। होता यह है, और मैं यहां यदि सम्मानित शिक्षकगण हैं तो उनके बीच ये बात पूरी विनम्रता के साथ रखना चाहता हूं। सर, शिक्षक में लचीलता होनी चाहिए, शिक्षक रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए। शिक्षक में क्या होता है कि रूढ़िवादी मतलब नहीं, अभी नहीं, कल परसों, आप बच्चे को मौका नहीं दे रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्पेस क्रिएट करना। मैं कहता हूं कि आप जगह निर्मित कीजिए, विद्यार्थी आपके पास आएगा। मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर बच्चों के साथ साझा कर रखे हैं, कोई भी दिक्कत हो 24x7 आप संपर्क करिए, मैं उत्तर अपनी सुविधा के साथ दूंगा। पर 48 घंटे में जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए, रूढ़िवादी ना होकर के शिक्षक लचीला हो। जिस खाई को पाटने के लिए विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस इतना अनोखा अनुक्रम लेकर के आया है, वो लचीलेपन के बिना आसानी से नहीं सुलझ सकती। तो इस पटल की मर्यादा का ध्यान रखते हुए मुझे लगता है कि हम जितना अधिक भाषा को सरल बनाने का काम करेंगे, होता यह है कि कहीं ना कहीं देखिए, एक तो शिक्षक, ऊपर से भाषा का शिक्षक, उसमें ये भाव आ जाता है कि मैं जितने अधिक हिंदी के कठिन शब्दों का प्रयोग करूंगा, मेरा प्रभुत्व बनेगा, बढ़ेगा। पर माफ कीजिए, जितना सरल आप विद्यार्थी के साथ होते जाएंगे, आपका विद्यार्थी आपके उतने करीब आता चला जाएगा। तो आइए इस पूरी मुहिम को मिलकर के आगे बढ़ाते हैं और एक बार पुनः विश्व हिंदी सचिवालय के इस पटल पर उपस्थित समस्त सम्मानित अतिथियों को, सम्मानित साहित्य सुधियों को मेरा नमन, प्रणाम और इसी के साथ अपने शब्दों को विश्रांति देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत अच्छा। इस ज्ञानवर्धक वक्तव्य के लिए यूएई से रवि शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्तव्य के लिए हम आमंत्रित करते हैं केन्या से अभिजीत गुप्ता जी को। आप केन भारती सेंटर संस्थान के अध्यक्ष हैं। पेशे से आप इस्पात कंपनी के व्यवसायिक प्रमुख हैं तथा केन्या के साउंड एशिया एफएम पर पिछले 20 वर्षों से साप्ताहिक कार्यक्रम चलते चलाते के सफल संचालक हैं। आपने अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लिया है। आपके प्रोत्साहन से केन्या के 4 लेखकों ने अपने उपन्यास, कहानी तथा कविता संग्रह प्रकाशित करवाए हैं। आप एक ओजस्वी वक्ता होने के साथ साथ उत्कृष्ट कवि हैं।
वक्तव्य के लिए आपका स्वागत है अभिजीत गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश वीर जी, बहुत ही ओजस्वी वाणी। और सभी अन्य वक्ताओं को सुनकर मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो गया। रवि शुक्ला जी, आपका जो कार्य है वह सुनकर जानकर बहुत अच्छा लगा, और जो आपके प्रयोग हैं उससे हमें यहाँ केनिया में बहुत प्रेरणा मिलती है। साथ ही साथ इंदू जी बारोट जी जो यूके में गुरुकुल का इतना अच्छा प्रयास कर रही हैं, उसके लिए धन्यवाद। पर सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव माधुरी रामधारी जी को, कि जिनके अनूठे प्रयास, यूं कहें कि अविरल प्रयास, बगैर थके हुए, चाहे वीकेंड हो, कोई सा भी दिन हो, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तो माधुरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरे विश्व को एक छोटी सी कंप्यूटर की स्क्रीन पर लाने के लिए। आपके जो कार्य वो हमें बढ़ावा देते हैं और हम इसी परंपरा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। केनिया से मैं अभिजीत, जैसा कि आपने बताया कि मूल कार्य तो और है, पर शौकियाना तौर पर पिछले 21 वर्षों से एक रेडियो पर हिंदी का कार्यक्रम निशुल्क भाव से, इसी भाव से कि हिंदी का प्रचार प्रसार हो, कर रहा हूं। चूंकि मैं रेडियो पर भी हूं और व्यवसाय में बोर्ड मीटिंग्स में भी अटेंड करता हूं, तो मुझे एयर टाइम का या समय सीमा का बहुत आभास है। तो तुरंत जो मुझे विषय दिया गया है कि मैं अफ्रीका के या केनिया के किसी साहित्यकार के बारे में बात करूं, तो मैं उस पर आना चाहूंगा। देखिए, इतिहास गवाह है कि भारतीयों ने अपनी मूल संस्कृति की रक्षा और उसके संवर्धन के लिए भाषा, धर्म और परंपरा के निर्वाह से उसका संरक्षण किया है, और केनिया भी इससे अछूता नहीं रहा। केनिया, तंजानिया, युगांडा और पूर्वी अफ्रीका के जो भी देश हैं, वहां पर जो भारतीयों का पलायन है, अम, आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व वो यहाँ पर आए थे। गुजराती व पंजाबी मूल के जो लोग थे, या गुजराती भाषी, पंजाबी भाषी पहले बहुत अधिक थे, और उन्हीं की वजह से गुजराती भाषा और पंजाबी भाषा प्रबल रही। पर जो हृदय में भाषा थी, जो उनकी अंतरात्मा की भाषा थी, वो तो हिंदी ही थी। एक बड़ी ही छोटी सी बात याद आई, मैंने अपने वक्तव्य में नहीं लिखा था, कि यहाँ केनिया में किस्वाहिली में एक शब्द है, जब भी किसी व्यक्ति को उत्साहित करना होता है तो सभी यहाँ के मूल निवासी कहते हैं हराम बे। अब हराम बे शब्द जो है, आपको बड़ा आश्चर्य हो गया, ये शब्द शुरू हुआ है भारतीयों से, जब सब हमारे पूर्वज यहाँ पर केनिया में हर हर अम्बे शब्द कहते थे। कुछ भी कार्य हो, हर हर अम्बे, और उससे वो शब्द हो गया हराम बे। सो देखिए कैसे आत्मसात किए जाते हैं कुछ शब्द यहाँ की भाषा में। और विदेश में अगर हम हिंदी भाषियों की बात करें या भारतीयों की बात करें, तो एक नमस्ते शब्द ही काफी होता है किसी सामने वाले को हमारे नजदीक लाने के लिए। केनिया में हिंदू काउंसिल ऑफ केनिया, इंडियन सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन, कैन भारती जैसी कई संस्थाएं हैं जिन्होंने अपने प्रयास करे, पर निजी प्रयास जो है उनमें कई लोगों ने अपने महत्वपूर्ण रोल अदा किए, और उनमें से एक नाम है जिनके बारे में आज मैं बात करना चाह रहा हूं, वो है डॉक्टर साधना सिन्हा। स्वर्गीय डॉक्टर साधना सिन्हा, जो हमारे बीच में हम नहीं हैं, अब 2 वर्ष हो चुके हैं, 2 जनवरी को ही विगत। हम उनके बारे में आज कुछ बात करना चाहते हैं। आपका जन्म 1940 में मध्य प्रदेश जो भारत है उसकी साहित्यिक नगरी माखनलाल चतुर्वेदी जी के जन्मस्थली या किशोर कुमार जी की जन्मस्थली खंडवा में हुआ था। उसके बाद 1976 से 47 वर्षों से वो केनिया में हिंदी साधना में रत है। शुरुआती दौर में धर्मयुग, दिनमान और अन्य पत्रिकाओं में उनके लेख इत्यादि छपे, पर उसके पश्चात उन्होंने अपना लेखन कार्य किया। और आज मैं बड़ा खुश हूं कि हमारे पास उनके लिखे हुए कहानी संग्रह मकड़ जाल और उनके काव्य संग्रह बिंबहीन व्यथा उपलब्ध हो पाई है। दूसरे उनके कृतित्व के बारे में हमें जानकारी मिलेगी, तब हम आपसे उसको अवगत कराएंगे। और उनके जो उपन्यासकार पति हैं
डॉक्टर अभय शंकर सिन्हा, वो भी हमारे मध्य मौजूद मौजूद है। हालांकि वो ऑस्ट्रेलिया में है, पर मैं वर्चुअली देख पा रहा हूं, तो मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करना चाहूंगा, डॉक्टर अभय शंकर जी सिन्हा का। साथ ही साथ उनके समृद्ध साहित्यिक परिवार के सदस्य अमरेंद्र सिन्हा और अन्य सभी सदस्यों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी के ऊपर आते हैं सीधे। देखिए, कहानी जो होती है अपने युग की सबसे प्रबल, प्रखर और वाचाल प्रवक्ता होती है। डॉक्टर का सिन्हा के कहानी संग्रह मकड़ जाल को पढ़कर हमें यही बात यथार्थ लगी। कुछ 10 कहानियां हैं: परिचय, ममता के पुष्प, जिजीविषा, तितली, पंखटी गोरैया, मकड़ जाल, पीर बेवाई, मेरा बाप बदल गया, अलके और उड़ी जहाज के पंछी। देखिए, कहानी जो है ना, वो कालभक्षी होती है, इसलिए उसमें समकालीनता की घुसपैठ भी रहती है। भोगे हुए यथार्थ यादों की शक्ल में जब दिल और दिमाग पर हथौड़े की जरा चोट करते हैं और घंटी की तरह बजते हैं, तब एक कहानी का जन्म होता है। परिचय जो एक कहानी है, उड़ी जहाज को पंछी पाठकों को युगों की यात्रा कराती है और कहीं अतीत के प्रति मोह दिखाती है, तो कहीं व्यतीत को छाती से चिपकाए रखने पर शोभ भी व्यक्त करती है। ये बहुत बड़ी बात डॉक्टर साधना सिन्हा ने कही है कि हम अतीत के पीछे चले जाएं, उसी के बारे में सोचते रहें, हाँ, और उसको ही छाती से चिपकाए रहें, तो हम आगे बढ़ पाना हमारे लिए बहुत बहुत मुश्किल कार्य हो जाता है। तो ये तो था उनका कृतित्व और कहानियां, चूंकि समय सीमा का मुझे ध्यान है। अब मैं बात करना चाहूंगा उनकी काव्य व्यथा के बारे में। जी हाँ, एक ऐसी व्यथा जो कि ऑब्जेक्टलेस, यानी कि बिंबहीन है और मूर्तिमान आस्था से बहुत दूर। जहां एक ड्राफ्ट या दस्तावेज होती है कहानी, वहीं कविता एक भावना है। कविता एक इमोशन है, लयात्मक संप्रेषण है, जिसको श्रोता या पाठक अपने स्वादानुसार ग्रहण करता है। कविता में हम अपने अनुसार उसको ग्रहण कर लेते हैं, कहानी में जो लिखा है उसको हम आत्मसात करते हैं। तो कुछ पंक्तियां, कहानियां, जो कविताएं हैं, वो मैं यहाँ पर छोटी छोटी से लाइनें पढ़ना चाहूंगा आप सभी की अनुमति से। कुहासा। कवयित्री कहती कि क्यों होता है अहम का कुहासा, घेर लेता है हरदम, वही छत, वही दीवारें और हम एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाते हैं। बहुत ही गहरी बात है कि वही छत और वही बात पर हम अजनबी हो जाते हैं। सावन की जब वो बात करती हैं, तो बड़े अलग नजरिए से सावन को देखती हैं। हम सावन को प्यार के बारे में बताते हैं। कहती कि सावन बन थामो मुझको, मैं बरसू चारों ओर, मेघ बना लो आकाश और रोऊं मैं घनघोर। देखिए, सावन की झड़ी में अपने अश्रु श्रृंखला को धोने की जो बात है, बहुत ही अच्छी तरह से कही है। एक पंक्ति अगर को उन्होंने लिया है कि हर व्यक्ति एक पात्र होता, लिखूं कहानी अगर मैं। हर दृश्य एक कविता होता, जोड़ू शब्दों की लड़ी अगर मैं। हर कुहू, हर पीयू एक गीत होता, स्वरों में बांधू अगर मैं। पीड़ा की जब बात करें, तो कहती है पीड़ा से जब बातें की, बहुत ही सुंदर है, ध्यान दीजिएगा। पीड़ा से जब बातें की, कहने लगी अच्छा लगता है संग तुम्हारा, मुझको औरों ने कोसा, सिर्फ तुमने ही बाहों में जकड़ा। कबड़। देखिए, दिनचर्या की बातों को डॉक्टर शारदा सिन्हा कितने अच्छी तरह से कहती हैं कि बंद था कबर्ड में, सिमटा सिकुड़ा सारा जीवन, दिन बीत गए अब, अंदर है सब सामान, केवल नाम। ये बहुत यथार्थ की बात है। कबर्ड में हम भरे रहते हैं, हाँ, अंदर है सब सामान, केवल नाम, सर्टिफिकेट्स, प्रशस्ति पत्र, इंटरव्यू कॉल, फोटो, चिट्ठी या कतरनों में समाया हुआ ये जीवन काल। कतरनों में हमारा जीवन काल समा जाता है। मुट्ठी में बंद आकाश शीर्षक से कहती हैं, बहुत ही अच्छी सी बात है। दादी और पोती की बात है कि बोलो दादी बोलो ना, मेरी मुट्ठी में क्या है, खोलो ना, बोलो दादी बोलो ना, मेरी मुट्ठी में क्या है, खोलो ना। बेटी, खोलो नया मुट्ठी, बेटी खोलो नया मुट्ठी, बनने दो अपनी पहचान,
दुनिया में बनी रहो तब तक अनजान। आखिरी पंक्तियां कहना चाहूंगा, मेरी बैटरी थोड़ी सी लो हो रही है, मैं भी उसको चार्ज करता हूं। ललका सजा कर रखा बदन को उसने अपने जनाजे के लिए, देखिए उर्दू का एक शब्द यूज किया है, सजा कर रखा बदन को उसने अपने जनाजे के लिए, हमने सबसे पूछा आओगे ना मेरी मौत पर, जवाब दिया आ जाना तू भी, आ जाना तू भी अगर चाहे, अरे जीना तो नहीं छोड़ दूंगी ना तेरे डर से। इतनी सुंदर सी बात जब डॉक्टर साधना सिन्हा लिखती हैं तो हमें निश्चित रूप से ये अच्छा होती कि उनके और साहित्य को पढ़े, उनकी बातों को जाने। इसी तरह से जब हिंदी भाषा की रवि जी बात कर रहे थे, केन्या में जो कि अफ्रीका है, किस्वाहिली शब्द यहाँ पे भाषा है, हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। मैं खुद रेडियो के माध्यम से प्रयास करता हूँ कि कुछ राइमिंग्स दी जाए। देखिए आस पास इस तरह की जो बातें होती है राइमिंग, हालांकि तुकबंदी है, पर ये बड़े अच्छा प्रयास होता है इंदु जी, बहुत ही अच्छा प्रयास होता है जब अगर हमें किसी को भाषा सिखानी हो, विशेषकर गुजराती भाषियों को या फिर पंजाबी भाषा को। एक आपने राइमिंग टॉपिक दे दिया, गिफ्ट वाउचर्स होते ही हैं, दे ट्राई, वो लोग कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कुछ ना कुछ पंक्तियां लिखने की। हमने एक बार प्रयास किया भारतीय उच्चायोग के माध्यम से कि चुटकुले सुनाए, चुटकुले सभी को पसंद आते हैं, और हमने कहा चुटकुले सुनाए, अब इसके ऊपर बताइए मुहावरा कौन सा अच्छा लगता है। और लोगों ने बहुत सारे करे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, या जो भी मुहावरे होते हैं, उन लोगों ने अपने अपने तरीके से उसको समझा। इसी तरह से अब आप बॉलीवुड की बात की रवि जी ने, हम बहुत ही अच्छे प्रयास करते हैं यहाँ पर। हमने जो हिंदी के प्रसिद्ध गीत है उनको सुनाए, और उसके बाद पूछा कि इसे किसे लिखा है, पता चला नीरज जी ने लिखा है, तो नीरज जी के बारे में बताया। तो इस तरह से अलग अलग साहित्यकारों को हम कवर करने का प्रयास करते हैं। केनिया में आप सभी गुणीजनों का स्वागत है। आप सभी जब यहाँ पर आएंगे तो हम एक बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे। पुनश्च माधुरी जी को धन्यवाद, डॉक्टर अभय शंकर सिन्हा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी अमरेंद्र सिन्हा जी है आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं आपसे अनुमति लेता हूँ। ओवर टू प्रकाश वीर जी। बढ़िया। इस सुंदर वक्तव्य के लिए केन्या से अभिजीत गुप्ता जी को हार्दिक धन्यवाद। अध्यक्षीय भाषण से पहले हम अब 5 मिनट का परिचर्चा सत्र करेंगे। परिचर्चा सत्र हाँ प्रकाश, आवाज आ रही है? जी जी। अच्छा, तो परिचर्चा सत्र हम आरंभ करते हैं। श्रीमती इंदु जी ने हमें बताया कि बच्चों को कैसे हम प्रेरित करें, जी और मैम। फिर रवि शुक्ल जी ने हमें पुनः सोचने के लिए बाध्य किया कि हम विचार करें, फिर से विचार करें और गहराई से विचार करें कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। और अभिजीत गुप्ता जी ने हमें साधना सिन्हा जी के साहित्य के बारे में बताया। यह मेरे लिए भी नया है, अगर वे नहीं बताते तो डॉक्टर साधना सिन्हा जी के बारे में हम कभी नहीं जान पाते। तो मैं उल्लेख करना चाहूंगी कि इस आभासी कार्यक्रम के 2 भाग हैं। एक भाग में शिक्षक गण बताते हैं कि वे विद्यार्थियों, बच्चों और युवाओं के मन में साहित्य पठन के प्रति रुचि कैसे जगाते हैं, उस रुचि को कैसे बढ़ाते हैं। और एक दूसरा भाग यह है कि अलग अलग देशों में कौन सा साहित्यकार साहित्य रच चुका है या अभी साहित्य का सृजन कर रहा है, उस साहित्यकार के बारे में बताना, और युवाओं को उस साहित्यकार की रचनाओं के साथ जोड़ना, यह इस कार्यक्रम का दूसरा पक्ष है।
और उस दूसरे पक्ष को के संबंध में भाई अभिजीत गुप्ता जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे सम्मुख प्रस्तुति की। तीनों वक्ताओं को और उससे पहले विद्यार्थी प्रतिभागी विद्यार्थियों को धन्यवाद करते हुए मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ यूएई से डॉक्टर आरती लोकेश जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनसे मैं निवेदन करती हूँ कि वे अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें। आरती जी, डॉक्टर आरती लोकेश जी। अच्छा, शायद कुछ समय के लिए निकल जुड़ गई दीदी, अच्छा, जुड़ गई जी। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। आरती दीदी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करें। नमस्कार डॉक्टर माधुरी जी, नमस्कार। नमस्ते और आरती जी। सभी वक्ताओं को बहुत बहुत बधाई। मैं पूरा कार्यक्रम मैंने सुना और विश्व हिंदी सचिवालय को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और बहुत खुशी हो रही है यूएई से आज हमारे प्रिय रवि शुक्ला जी और हेतवी पटेल जी को जुड़ा हुआ देखकर, और डॉक्टर माधुरी जी का धन्यवाद कि यूएई को पुनः उन्होंने आमंत्रित किया। लगभग 1 साल पहले भी हम जुड़ चुके हैं और एक शिष्या के साथ ये कार्यक्रम में हम शामिल हुए थे। तो ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि यूएई में हम किस किस तरह से हिंदी के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं या हिंदी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और रवि जी का तो इसमें बहुत ही योगदान है। मैं उनका बहुत बहुत मतलब बहुत प्रिय है वो मुझे, और उनका जो कार्य है वो इतना सराहनीय है कि मैं खुद उसका प्रचार प्रसार करती हूँ कि मुझे बहुत खुशी होती है। इसीलिए मैंने इस पर लिखा भी, चैट पर लिखा भी कि उनकी जो प्रत्यूष पत्रिका है, जो इस विद्यालयों की पत्रिकाएं अगर हम देखते हैं 10-12-15 पेजेस से ज़्यादा नहीं होती, और उनकी पत्रिका 100 पेजों से अधिक होती है। और इतने सारे आर्टिकल बच्चों से लिखवा लेना, जो कि वे बच्चे जो अपने पाठ के पीछे दिए हुए प्रश्नोत्तर भी लिखने में कतराते हैं, और वो आर्टिकल, कविताएं और इतना सब ये एक मतलब कहना चाहिए इसका 99 जो प्रतिशत है, 99% श्रेय वो अध्यापक को ही जाता है। तो क्योंकि वो बच्चों को किस तरह से प्रेरणा देते हैं और किस तरह से उनके लेखन कौशल को सुधारते हैं और उस मकाम तक उन्हें ले जाते हैं कि वो पत्रिका में आने लायक हो जाए, और बच्चों में किस तरह से नेतृत्व का उन्होंने विकास किया है कि बच्चे साल में 3 बार और 4 बार ऐसी पत्रिका निकाल पाते हैं। और अब उन्होंने पत्रिका में को थोड़ी सी और ऊंची उड़ान दी है और दूसरे विद्यालयों से भी लेखों को आमंत्रित किया है, तो जिसमें अलग अलग विद्यालयों से बच्चे जो हैं वो सहयोग कर पा रहे हैं। तो ये जो यूएई में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत कहना चाहिए प्रेरणादायी कदम है उनका, कि इस माध्यम से वे बच्चे भी अपने आप को पत्रिका में लिखा हुआ पाएंगे, क्योंकि हर एक विद्यालय तो हिंदी की पत्रिका खास तौर पर नहीं निकालता है। अगर एक पत्रिका निकलती भी है तो उसमें हिंदी का एक छोटा सा अध्याय रहता है जिसमें कुछ ही आलेख वगैरह होते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है, और मैं स्वयं उनके विद्यालय में जा चुकी हूँ, विजिट कर चुकी हूँ, उनके प्रधानाचार्य जी से भी मिल चुकी हूँ। तो यूएई में जो भी हिंदी के लिए काम हो रहा है उसका बहुत बड़ा श्रेय रवि जी को जाता है। और डॉक्टर माधुरी जी तो विश्व भर से हिंदी प्रेमियों को और हिंदी के प्रचार प्रसार करने वालों को जोड़ के और सारी दुनिया में ये संदेश, जो सकारात्मक संदेश आप फैला रही हैं कि हिंदी कितनी मतलब कितनी आगे बढ़ चुकी है, एक कहना चाहिए कि इसके प्रत्यक्ष दर्शन आप करा रही हैं, और हिंदी के लिए कौन कौन काम कर रहा है उनका भी प्रोत्साहन कर रही हैं। ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, और इसीलिए मैं अपना कैमरा ऑफ करके और मैं सुन रही थी। तो जैसे ही माधुरी दीदी ने नाम पुकारा तो मैं जुड़ गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए और वक्तव्य के लिए कहने के लिए, और सभी वक्ताओं का और सभी बच्चों का बहुत ही सुंदर वक्तव्य था। बहुत सुंदर कविता और कहानी भी प्रस्तुत करी बच्चों ने, और हेतवी ने भी बहुत अच्छा बोला और विनीशा गुप्ता ने भी बहुत अच्छा बोला, और बड़े तो खैर है ही लाजवाब। बहुत बढ़िया कार्यक्रम दीदी, बहुत बहुत बधाई आपको और सचिवालय को बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। हमें पता है आप भी यूएई में हिंदी के प्रचार में बहुत ही आगे बढ़ चुकी हैं, और आप और रवि शुक्ला जी सब साथ मिलकर
अद्वितीय कार्य कर रहे हैं उस भूमि में। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं, और हम यह आशा करते हैं कि जो प्रत्यूष पत्रिका है उसकी प्रति सभी देशों में पहुंचे। यदि उसकी लिंक है तो उस लिंक को हम जगह जगह हर एक देश में जहां भी हिंदी की पढ़ाई होती है और बच्चे पढ़ते हैं, तो शिक्षकों के हाथों में भी और बच्चों के हाथों में भी पहुंचे, और बच्चे पढ़ कर देखें कि यूएई के बच्चे क्या लिख रहे हैं, उससे प्रेरित हुए और वे भी लेखन की ओर बढ़े। तो इस कार्य के लिए मैं बाद में रवि शुक्ल जी से पुनः संपर्क करूंगी। अभी के लिए मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर वंदना मुकेश जी को, जो इंग्लैंड से जुड़ी हुई है और आरंभ से ही सुन रही हैं। सभी को डॉक्टर वंदना मुकेश जी। माधुरी जी नमस्कार, और इस मंच पर उपस्थित सभी विद्वानों को और सभी बच्चों को पुनः नववर्ष की शुभकामनाएं, और बहुत बहुत बढ़िया कार्यक्रम आपके निर्देशन में हो रहा है, जिसमें विश्व के हिंदी बोलने वाले बच्चों का एक बहुत बड़ा परिवार निरंतर बनता जा रहा है। तो आज का ये मेरा दूसरा कार्यक्रम है। चाहते हम बहुत कुछ करना है लेकिन नहीं देख पाते। खैर, आज का कार्यक्रम जो है बहुत अन्य कार्यक्रमों की तरह बहुत ही शानदार रहा। प्रत्येक वक्ता दीवा, हेतवी, अवनी बहुत सुंदर अपनी योग्यता के अनुसार बहुत अच्छा वक्तव्य उन्होंने दिया, और मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई कि इन सभी के शिक्षक जो हैं उनके पीछे उनके विकास में, हिंदी के ज्ञान को बढ़ाने में तरह-तरह की भिन्न-भिन्न तरीकों से उनकी साहित्य के प्रति रुचि जगाने का कार्य करते हैं, उसे रोचक बनाने का कार्य करते हैं। विशेष रूप से इंदु जी ने बताया कि नाट्य जो प्रदर्शन है बच्चों को छोटे-छोटे नाटकों द्वारा हिंदी के विषय में, रचनाओं के विषय में या चित्र देखकर बातचीत करना, ये बहुत आवश्यक है कि बच्चों की रुचि जागे। रवि जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अंकों के भार के नीचे बच्चे दब जाते हैं। परीक्षा और भाषा या किसी भी विषय का संबंध जब परीक्षा से जुड़ जाता है तो वो बोझ अधिक लगने लगता है, लेकिन उसमें आनंद का संचार किस प्रकार किया जाए, ये ऐसे रचनात्मक कार्यों से शिक्षा में रचनात्मकता, उसमें सृजनात्मकता जब तक नहीं आएगी तो बच्चों की हम किसी भी विषय या भाषा के प्रति रुचि नहीं जगा सकते। जब बच्चे कहते हैं कि हम हिंदी पढ़कर क्या करेंगे, तो ये बात वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है कि आज हम ग्लोबल विश्व के नागरिक हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएँ सीखें, और हिंदी के लिए यह जो प्रयास किया जा रहा है, ये वास्तव में अत्यंत प्रशंसनीय है। देखिए, मैं सुन रही थी बहुत ध्यान से, और रवि जी कह रहे थे कि वो उन लोगों को हिंदी पढ़ाते हैं जिनकी मातृभाषा भिन्न-भिन्न है। मैं उन लोगों को अंग्रेज़ी पढ़ाती हूँ रवि जी जिनकी मातृभाषाएँ न अंग्रेज़ी है, न हिंदी है, भिन्न-भिन्न है सारे विदेश से। तो हमारा काम एक सा है, और मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ कि जब तक हम अपने कार्य को रोचक नहीं बनाएँगे, किसी की भी उसमें रुचि जागना बहुत मुश्किल है। भाषा सीखना, परीक्षा अपनी जगह है, वो तो हमें करना है। आप जो पत्रिका निकाल रहे हैं या इन देशों में से अन्य शिक्षक भी जो अपने-अपने स्तर पे जो भी काम कर रहे हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से आज जो कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात जो हुई है, साधना जी के बारे में, एक जो केन्या की साहित्यकार हैं, उनसे हमें अभिजीत जी से पता चला, और बहुत ही सुंदर भावपूर्ण साहित्य। और कई बार ऐसा होता है कि हम उस देश के रचनाकार को, बाहर रह रहे रचनाकारों में से जो प्रसिद्ध हो जाते हैं, उनके तो सबके नाम बार-बार आते हैं, बार-बार हम उन्हें सुनते हैं, लेकिन कुछ अछूते रह जाते हैं। ऐसे रचनाकारों को प्रकाश में लाने का कार्य भी एक प्रकार से यह मंच कर रहा है। तो माधुरी जी, विश्व हिंदी सचिवालय को मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आपका ये जो उपक्रम है, इसके माध्यम से न केवल विश्व में हिंदी का एक बहुत बड़े स्तर पर प्रचार-प्रसार हो रहा है, बल्कि अन्य बच्चे जो अभी हिंदी बोलने में संकोच करते हैं, वो इस बात के लिए प्रेरित हो रहे हैं, और इतने योग्य शिक्षक हों,
तो मैं तो फिर से एक बार शिष्य बनना चाहूँगी हिंदी सीखने के लिए और उनसे नए तरीके सीखना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी अक्सर नए तरीकों की खोज में रहती हूँ ताकि हम अपने पाठ को ज़्यादा से ज़्यादा रुचिकर बना सकें। फ़िल्मों का प्रयोग बहुत ज़रूरी है, बच्चों की रुचि का प्रयोग, चाहे अगर वो फुटबॉल खेलते हैं आप उसकी बात करिए तो उनकी रुचि हिंदी में जाग जाएगी और तरह-तरह आज जो भी प्रविधियाँ बताई गई, वे सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं एक शिक्षक के रूप में ही नहीं, कोई भी भाषा सीखने के लिए। हम उसे बहुत आनंद पूर्वक सीख सकते हैं यदि वो हमें या तो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हो या हमारे रुचि के विषय पे हो। मुझे बोलने का अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद माधुरी जी। मैं पुनः आप सबको जो इस मंच पर उपस्थित होते हैं, उन सबको बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूँ और बहुत-बहुत नमस्कार। आपको हार्दिक धन्यवाद वंदना जी। आपने आनंद शब्द का प्रयोग किया और 2-3 बार इस शब्द की आवृत्ति की। आपका संदेश एकदम स्पष्ट है। यदि हिंदी पढ़ाना हो तो यह आनंद की अनुभूति बन जाए और हिंदी पढ़ना भी आनंद की अनुभूति बन जाए। तो अगर ऐसा हो सके तो फिर हिंदी की गाड़ी तो चल ही पड़ेगी। बहुत धन्यवाद। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी महादेव कोलर जी को। आपका भी विचार हम सुनना चाहेंगे। श्री महादेव कोलर जी, भारत से। वे निकल चुके हैं शायद। अच्छा, तो ल्युडमिला खोखलोवा जी, कृपया आप अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें रशिया से। नमस्ते। मैं विश्व हिंदी सचिवालय की बहुत आभारी हूँ कि ये मौका मिलता है कि दुनिया भर कहाँ कहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है, किस तरह पढ़ाई जाती है और हिंदी का भविष्य ज़्यादा उज्जवल होता जा रहा है। इसके बारे में बार-बार ज़्यादा जानकारी मिलती है और आज भी ये मालूम हुआ कि इंग्लैंड में, केन्या में, यूएई में किस तरह हिंदी पढ़ाई जाती है और वैसे हम तो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, बच्चों को नहीं, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हर उम्र के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है। मिसाल के लिए ये अंकों का डर नहीं होना चाहिए, परीक्षा का डर नहीं होना चाहिए, लेकिन जिज्ञासा पैदा करना चाहिए। और वैसे मुझे बड़ी दिलचस्पी है कि ये रुचि कैसे पैदा हो जाती है और बच्चे किस तरह साहित्य से जुड़ जाते हैं। मैं कई बार इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोगों से मैंने बातें की कि वैसे उनके माँ बाप, दादा परदादा भारतीय हैं, लेकिन उनकी मातृभाषा ये पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन जो सोचने की भाषा ना, रचनात्मक काम करने की भाषा, ये हिंदी नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों हिंदी सीखते हैं या क्यों चाहते हैं कि आपके बच्चे हिंदी सीखें। तो वे बोलते थे कि हम जब हिंदुस्तान जाते हैं कि बुजुर्ग दादा नाना दादी नानी के साथ बातें करने के लिए थोड़ी हिंदी जाननी चाहिए, लेकिन इस तरह अगर इतनी हिंदी आएगी जवान लोगों को तो जरूर इस संस्कृति, भारतीय संस्कृति का विकास भारत के बाहर नहीं रहेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी बात है कि ये जो बच्चे भारत के बाहर रहते हैं उनको साहित्य से जोड़ें। हमारे विद्यार्थी भी कभी-कभी बोलते हैं हम बहुत ज्यादा साहित्य क्यों पढ़ें, हम ज्यादातर राजनीति के बारे में, आर्थिक समस्याओं के बारे में हिंदी में पढ़ें, लेकिन साहित्य खास करके कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो
आजकल उनको बहुत जरूरी नहीं लगते। मिसाल के लिए हम ठाकुर का कुआं उनको पढ़ाते हैं, तो वे बोलते हैं फिर क्या, ये तो पुराने जमाने की समस्या है, आजकल ऐसी समस्याएं नहीं हैं, जनतंत्र है वगैरह। और अगर किसी किसान को पानी भरने से मना किया जाएगा तो वो अदालत जाएगा वगैरह। तो ये पुरानी समस्याएं हैं। तो और बहुत ऐसी समस्याएं हैं जो जवान लोगों को पुरानी लगती हैं। तो हर समस्या में रुचि जगाने के क्या तरीके हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत दिलचस्प होगा। इसलिए अगर विस्तार से इस पर बहस किया जाएगा कि क्या साहित्य सबसे दिलचस्प लगता है जवान लोगों को, किसकी ओर ज्यादा ध्यान देना है, तो हमको और ज्यादा फायदा होगा इस बहस मुबाहस से। तो बहुत बहुत धन्यवाद विश्व हिंदी सचिवालय को, खास करके डॉक्टर माधुरी रामधारी को, जो इतना बड़ा काम कर रही है और हमको इतना ज्ञान मिलता है। धन्यवाद। आपका हार्दिक आभार युद्धमिला जी। आपकी टिप्पणी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और मुझे खुशी होती है कि आप हमेशा जुड़ती हैं इस कार्यक्रम से। आपको दिल की गहराई से धन्यवाद है। परिचर्चा सत्र का समय पूरा हो चुका है। अब मैं निवेदन करती हूँ कि प्रकाश जी अध्यक्ष महोदय जी का परिचय प्रस्तुत करते हुए उन्हें आमंत्रित करें। हाँ प्रकाश जी। परिचर्चा सत्र में भाग लेने के लिए सभी विद्वत जनों का हार्दिक धन्यवाद। अब बढ़ते हैं अध्यक्षीय भाषण की ओर। हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए अध्यक्षीय भाषण के लिए आमंत्रित हैं डॉक्टर विजयानंद जी, जो भारत से हमारे साथ जुड़े हैं। आप वैश्विक हिंदी महासभा प्रयागराज भारत के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तथा इसके अतिरिक्त अन्य अनेक संस्थाओं के सचिव, महासचिव, निदेशक तथा अध्यक्ष के पदों पर आप कार्य कर चुके हैं। आपने हिंदी में पीएचडी तथा डीलिट मानद की उपाधि प्राप्त की है। आपने कविता, लघु कथा, आत्मकथा, जीवनी, आलोचना, समीक्षा तथा बाल साहित्य के अतिरिक्त भी कई विधाओं में अपनी लेखनी की। हिंदी साहित्य की लगभग सभी विधाओं में आपकी 54 मौलिक तथा शेष अनुदित एवं संपादित कुल 83 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। आप अमेरिका रिसर्च इंस्टीट्यूट के 2 बार सलाहकार, अफ्रीका तथा एशिया पैसिफिक हुजहू आदि में शामिल हुए हैं। आपको भारत के पूर्व राष्ट्रपति, पश्चिमी बंगाल के पूर्व राज्यपाल तथा उत्तर प्रदेश और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा तथा भारत सरकार के अतिरिक्त विदेशियों की संस्थाओं द्वारा भी आपको अनेक सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। अध्यक्षीय भाषण के लिए डॉक्टर विजयानंद जी को हम आदर सहित आमंत्रित करते हैं। आपका स्वागत है महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनाई पड़ रहा है? जी सर जी। जी। विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से आयोजित इस विशेष कार्यक्रम के संयोजक महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी, उप महासचिव शुभंकर मिश्र जी, कार्यक्रम में शामिल सम्माननीय दिवाकर नानी शाह जी, अवनी गुप्ता जी, अभिजीत गुप्ता जी, एलवी पटेल जी, इंदु बरोट जी, रवि शुक्ल जी और संचालन कर रहे भाई प्रकाश वीर जी, आरती लोकेश जी, नेफा सिंह जी, डॉक्टर मंदना मुकेश जी, आप सभी ने हिंदी की वर्तमान स्थिति को, विश्व में हिंदी को किस तरह से पढ़ाया जाए, भारत में हिंदी को किस तरह से विकसित किया जाए और बच्चों में किस तरह अभिरुचि पैदा हो,
हिंदी सीखने के लिए इसके संदर्भ को आपने प्रस्तुत किया है। साहित्यकार चाहे पुराने हों या आधुनिक या प्रवासी साहित्यकार हों, सभी लोग संवेदना से जुड़कर आत्मीयता के साथ बाल साहित्यकार बच्चों के लिए और प्रौढ़ साहित्यकार वयस्कों के लिए लिखते हैं। हिंदी के प्रति विश्व हिंदी सचिवालय का जो योगदान है वह सभी को ज्ञात है। विश्व हिंदी सम्मेलनों में भी हम लोग जाते हैं तो वहां भी देश विदेश की हिंदी की स्थिति को देखते हैं, उनके भाषणों को सुनते हैं। अभिरुचि पैदा करने के लिए सबसे आवश्यक है छोटी कक्षाओं से ही बच्चों की मानसिकता को विकसित करना। ऐसे संदर्भों को कहानियों के माध्यम से, कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना जो बच्चों के मन मस्तिष्क को तुरंत ही प्रभावित कर सके। हमने भी बाल साहित्य लिखा और बाल कविताएं लिखी, नंदन, बाल हंस जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुई, चंदा मामा में भी छपी। उससे बच्चों और बच्चों के अभिभावकों दोनों को प्रेरणा मिली और अभिभावक अगर प्रेरित करें तो बच्चे जितना टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, उससे कम पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे। पुस्तकों को ले आकर बच्चों को देना होगा, बच्चों को प्रेरक कहानियों से जोड़ना होगा। जीवन परिचय जो साहित्यकारों का हो, मनीषियों का हो, वीरों का हो, देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, विश्व के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, उनका जीवन परिचय अगर बच्चों को आप पढ़ाएंगे तो उनके मन में एक इच्छा प्रकट होगी कि हम भी इनकी तरह बने, हम भी विश्व के लिए, देश के लिए कुछ करें। और जब देश की, विश्व को करने की बात होगी तो उनके मन में जो प्रेरणा जागृत होगी वह स्वयं स्वाध्याय के लिए प्रेरित होंगे और फिर जब आप रास्ता दिखा चुके होंगे तो अभिरुचि पैदा हो जाएगी और स्वयं वे पुस्तकें खोज कर, खरीद कर पढ़ना शुरू कर देंगे। ऐसी अभिरुचि बालपन से ही पैदा करने की जरूरत है। मैंने एक कहानी लिखी, थोड़ा सा संदर्भ दे रहा हूं कि गांव में किसान लौकी की खेती कर रहा है और चूहा चूहे के बच्चे के साथ लौकी कुतरने जाता है। एक दिन चूहे का बच्चा सोचता है कि मैं अकेले क्यों न जा करके लौकी को कुतर लूं, और वो जाता है और लौकी कुतरने के तुरंत बाद उस पर गिर पड़ती है और उसकी पूंछ दब जाती है। जब पूंछ दब जाती है तो वो चिल्लाने लगता है। तब तक किसान डंडा लेकर आ जाता है और फिर भागता है, किसी तरह से अपनी जान बचाता है और उसका मैंने शीर्षक दिया, जान बची तो लाखों पाए। तो इस तरह से एक मनोरंजन भी हो गया, एक प्रेरक संदर्भ भी प्रस्तुत हो गया जिसको बच्चे अपने मस्तिष्क में ग्रहण करेंगे। इस तरह के जो भी छोटी छोटी कहानियों की पुस्तकें हैं, कविताओं की पुस्तकें हैं, वो विश्व भर में प्रसारित होनी चाहिए। कुछ गिने चुने नाम जो अंगुलियों पर होते हैं, जैसा रवि शुक्ल ने कहा, अभिजीत गुप्त जी ने भी साधना जी के संदर्भ में बताया, इस तरह के साहित्यकारों को भी सामने लाने की जरूरत है। अगर सचिवालय विश्व हिंदी साहित्य और विश्व हिंदी पत्रिका की तरह बच्चों के योग्य छोटी पत्रिका चित्रों सहित प्रकाशित करे तो निश्चित रूप से बच्चों के मन में भी लिखने का भाव पैदा होगा और बाल साहित्यकार भी उनके लिए लिखेंगे और यह भी एक अभिरुचि का संदर्भ बनेगा। निश्चित रूप से विश्व हिंदी सचिवालय का जो ये आयोजन है ये सबके लिए प्रेरक है और हिंदी की बात तो आप सभी को पता ही है कि हिंदी का विकास सर्वाधिक हुआ है। स्वयं कामिल बुल्के ने कहा था कि हिंदी हमारी माँ है, संस्कृत हमारी दादी है और भाषाएं हमारी मौसियां हैं। महात्मा गांधी ने जब देश स्वतंत्र हुआ तब कहा था कि दुनिया के लोगों से कह दो कि गांधी अंग्रेजी भूल गया है। हमारे भारत ही नहीं विश्व के लोगों ने भी रामचरितमानस से प्रेरित होकर साहित्य रचा है। भारतीय साहित्य को विदेशों में ले जाकर के जिस तरह से प्रेरक बनाने का प्रयास हमारे साहित्यकारों ने किया, प्रवासी साहित्यकारों ने किया, वह निश्चित रूप से अनुकरणीय है और हम पाठकों को जितना अपने साहित्य से जोड़ सकें
जितना हम बच्चों के साथ वयस्कों में भी अभिरुचि पैदा कर सकें, वही हमारे लिए उपलब्धि होगी। और हिंदी में जब अभिरुचि पैदा होगी, स्वाध्याय की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी, तो निश्चित रूप से हम हिंदी को और वसुधैव कुटुंबकम की ओर प्रस्तुत कर सकेंगे। वैश्विक हिंदी महासभा मैंने इसीलिए बनाई और 13 देशों में इसका कार्य चल रहा है, जहां हम भाषाई समन्वय के प्रति भी काम कर रहे हैं। हम हिंदी में अन्य भाषाओं का अनुवाद प्रकाशित करने और लोक भाषाओं को भी हिंदी के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसा कार्य विश्व हिंदी सचिवालय भी करता रहा है और भविष्य में भी करेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं माननीय महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी का बहुत बहुत आभारी हूं। उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से इस आभासी कार्यक्रम में भाग ले रहे शिक्षकों और छात्र प्रतिभागियों का मूल्यांकन किया तथा उनका मनोबल बढ़ाया, वह बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए डॉक्टर विजयानंद जी को कोटि से धन्यवाद। अब हम इस आभासी कार्यक्रम के अंत में पहुंच चुके हैं। नीदरलैंड से अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन की अध्यक्षा डॉक्टर ऋतु शर्मानंद पांडे जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आमंत्रित करता हूं। नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु ननन पांडे नीदरलैंड से हमारे आज के मंच पर उपस्थित और आज हमारे इस आभासी पटल से जूम और फेसबुक से जुड़े सभी ज्ञानियों और साहित्य मनुष्यों को सादर अभिनंदन देती हूँ। हमारे आज के सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, आभार व्यक्त करना चाहूँगी केंद्रीय विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस का और आदरणीय डॉक्टर माधुरी रामधारी जी का, जिन्होंने मुझे आज एक बार फिर से मौका दिया इस मंच पर अपने विचार साझा करने के लिए और आप सबका आभार व्यक्त करने के लिए। तो मैं कहना चाहूंगी कि जैसा मैंने यहाँ आज उत्साह देखा, वैसे आप सब ने समीक्षा कर दी है। जैसा मैंने आज यहाँ उत्साह देखा बच्चों का, गुरुकुल यूके से हमारे साथ आदरणीय इंदु बरोट जी जुड़ी थी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से बच्चों की मनस्थिति को ध्यान में रखकर उसी ढंग से हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। छोटे बच्चे हैं तो उन्हें कार्टून दिखाकर या जो कथाएं या किताबें हम पढ़ा करते थे, चंपक, चंदा मामा, उसके चित्र आकर्षित करते हैं बच्चों को। तो एकदम से बच्चों को बड़ा पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए, धीरे धीरे सिखाना चाहिए उनकी मानसिकता को ध्यान में रखकर। तो आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए आदरणीय इंदु बरोट जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और उसके बाद हमारे साथ जुड़े रवि जी, जिनको मैं भी थोड़ा बहुत जानती हूँ और जिनका अपना चैनल भी है एक, और पत्रिका आज निकलती है ये मुझे आज ही पता लगा है। और रवि जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि हम अध्यापक हैं तो हम सिर्फ थोड़े से ही समय बच्चों के साथ रह सकते हैं, बच्चे को हम रटा सकते हैं एक तरह से, सोचिए उन 35-40 मिनट में। लेकिन बच्चों के मन में और दिमाग में जो शब्द डाल सकते हैं वो है उन बच्चों के अभिभावक। बच्चे जिस भाषा में बोलेंगे अभिभावक, बच्चा वही बोली जल्दी से पकड़ता है। तो हमारे काम करने के बाद यदि बच्चे के माता पिता, दादा दादी उनसे उसी भाषा में बात करें, हिंदी में बात करें, तो बच्चों पर ज्यादा असर होगा। जैसा कि हमारी पीढ़ी ने देखा था, रात को सोते समय हम दादी के पास या नाना नानी के पास सोते थे छुट्टियों में, तो वो हमको छोटी छोटी कहानियां, वो कहीं पढ़ी नहीं होती थी, दंत कथाएं होती थी, भगवान की होती थी, लेकिन वो सुनाते थे और हमें भी मजा आता था। और ऐसे ही उन्हीं शब्दों से हमारी हिंदी जो थी वो सबल हो गई। और आपने बात की अंकों की, तो सच में ये अंकों का चक्कर हमें छोड़ देना चाहिए। और बहुत अच्छा लगा आप जो बता रहे हैं कि बच्चों से ही बच्चों की पत्रिका निकलवाते हैं, उनको उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं। बहुत अच्छा प्रयास आप कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में अपने सुझाव दिए आपने, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। केन्या से हमारे साथ जुड़े डॉक्टर अभिजीत
गुप्ता जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने भारतीय सभ्यता केन्या में और अफ्रीका में किस तरह से स्थापित हुई और फिर किस तरह से वहाँ प्रभाव छोड़ा अपना, वहाँ के साहित्य में किस तरीके से प्रभाव छोड़ा, बोली में किस तरीके से प्रभाव छोड़ा। जय अम्बे गुजरातियों का, हम गुजराती क्या, हम सभी नवरात्र में जय अम्बे ही कहते हैं, तो जय अम्बे से हर अम्बे हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा बात है कि हमारी भाषाओं का प्रभाव जो है, जब अहिंदी भाषी ले रहे हैं तो हम अपने बच्चों में ये क्यों नहीं सिखा सकते। और जैसा कि इंदु जी ने भी कहा था कि जहाँ हम रह रहे हैं उनकी लोक कथाएं, उस संस्कृति को यदि हम अपनी भाषा में अनुदित करके बच्चों तक पहुंचाएं तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो बच्चे वहाँ की संस्कृति में अच्छे से रल मिल जाएंगे, दूसरे हमारी भाषा को अच्छे से वो समझ सकेंगे, पढ़ सकेंगे, कहानियों के बहाने ही सही, लेकिन बच्चे हिंदी पढ़ेंगे। तो ये बहुत अच्छा सुझाव रहा आपका। और इसके बाद हम आते हैं हमारे होनहार छात्र छात्राओं पर। तो बहुत अच्छा रहा उन्होंने जो समझाया। हमारी इंग्लैंड से जो जुड़ी थी वो मेरे ख्याल से अब नहीं है बिटिया, कि अभी से उनकी पुस्तकें आ गई हैं, यानी कि बच्चों के मन में साहित्य के प्रति रुचि है, वो लिखना चाहते हैं। अंग्रेजी में आ गई है तो हम अपेक्षा करते हैं कि कल हिंदी में भी आपके सहयोग से, इंदु जी के सहयोग से कल हिंदी में भी हम उनकी चाहे कविताओं की पुस्तकें पढ़ेंगे, लेकिन जरूर पढ़ेंगे। और आपके इस प्रयास को बहुत बहुत प्रणाम। और हमारे साथ जुड़ी थी यूएई से हेतवी पटेल। भाई क्या बात है, आप तो संपादक भी हैं हिंदी पत्रिका की, और आपने जिस तरीके से साहित्य को आत्मसात किया है इस उम्र में, अभी आप 10वीं की छात्रा हैं, और इस समय से आपने जिस तरीके से आत्मसात किया, सब सारे हिंदी साहित्यकारों को समझा और उनके दृष्टिकोण को समझा, और आप ये अपेक्षा रखती हैं कि उनके दृष्टिकोण से आपका दृष्टिकोण बदलेगा। तो जहाँ ऐसे होनहार बच्चे हों वहाँ हिंदी का भविष्य जो है वो उज्जवल ही है। इसके लिए मैं आपको और आपके गुरु रवि जी को बहुत बहुत आभार देती हूँ। और उसके बाद हमारे साथ जुड़ी थी आदरणीय डॉक्टर वंदना मुकेश दीदी, जिन्होंने अपने वक्त अवनी हमारे साथ जुड़ी थी, और अवनी ने भी बताया कि किस तरीके से केन्या में उनकी माँ भी लेखिका हैं, तो उनको अपने घर से, ये बहुत अच्छा उदाहरण है अवनी जी का, कि उनकी मम्मी उनको हिंदी सिखा रही हैं और अभिजीत सर से भी वो हिंदी सीख रही हैं। और जो हिंदी पढ़ने का उनमें एक शौक या उत्साह जो है वो उनको उनके घर से ही मिल रहा है। तो हम तो यही चाहते हैं कि हर बच्चे को ऐसा ही वातावरण मिले जहाँ उन्हें हिंदी डांट कर या मार कर या जबरदस्ती ना पढ़ाई जाए, जहाँ बच्चों में खुद से हिंदी सीखने का शौक पैदा हो। हम ऐसे ही चाहते हैं। तो इसके लिए आपकी माताजी और अभिजीत सर को बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय वंदना दीदी ने बहुत अच्छी बातें कही, और उन्होंने बताया भी कि किस तरीके से हम हिंदी को आगे बढ़ा सकते हैं, और किस तरीके से वह भी हिंदी अंग्रेजी ही पढ़ा रही हैं, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हिंदी भी वो पढ़ा ही देती होंगी लोगों को क्योंकि हम लोग ऐसे हैं कि हिंदी पढ़ाए बिना रह नहीं सकते हैं। तो दीदी आपका भी बहुत बहुत आभार आपके वक्तव्य के लिए। और हमारे साथ हमेशा जुड़ती हैं रशिया से लुदमिला जी को सुनना हमेशा ही बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हर बार उनकी जब भी वो वक्तव्य देती हैं तो हर बार एक नई बात हमें पता लगती है, क्योंकि वो हिंदी पढ़ाती हैं वहां पर। तो पता लगता है कि बच्चे क्या पढ़ना चाह रहे हैं, क्या नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि जिस देश की भाषा और संस्कृति खत्म हो जाती है, पीढ़ी भूल जाती है, वो देश उस देश का नाम नक्शे से हट जाता है। और इस बात को हम देख भी सकते हैं आजकल की वर्तमान स्थिति में, जो युद्ध की स्थिति चल रही है, जैसे यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, हमास में बहुत सालों से चल रहा है। तो बहुत सारे शरणार्थी यहाँ नीदरलैंड में आए हैं। जो बच्चे हैं वो सिर्फ नीदरलैंड की भाषा बोलते हैं, अपनी अरेबिक भाषा या उनकी अपनी भाषा वो भूल गए हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए भी हमें ये पकड़ के चलना है कि हम कहीं भी रहें, हमारे बच्चे हमारी भाषा ना भूलें। हम, क्योंकि हम स्त्रियां हैं, हम माँ हैं,
और बच्चा जो है हमारी भाषा हमारे गर्भ से सीखता है, तो बड़े होकर भी हम उसको अपनी ही बोली दें सबसे पहले। तो ये हमारा भी कर्तव्य, अभिभावकों का भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को अपनी बोली सिखाएं। और यहाँ पर प्रिया राय जी जुड़ी हैं, वो भी भारतीय विद्या भवन से हैं, त्रिपुरा से। आप भी हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी भाषा सिखाने का कार्य कर रही हैं, तो आप सबका बहुत बहुत आभार। और मैं कहना चाहती हूँ 2 लाइनें। चंदा के माथे पर, चंदा के माथे पर तारे की बिंदी है, और विश्व को जो सिखलाती प्रेम वो मेरी हिंदी है। विश्व को जो सिखलाती प्रेम वो मेरी हिंदी है। आप सबका बहुत बहुत आभार, सोनू जी का भी आभार, आदरणीय माधुरी दीदी का बहुत बहुत आभार, और आप सभी का आज के कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभार व धन्यवाद। सभी को नमस्ते।